कंपनी के सेहत का बुरा हाल और करेगा छिपे हुए खतरों से आपको सावधान। एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ सीएनबीसी आवाज। हम एक न्याय सम्मत समाज क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पशु से पुरुष बनने की हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी जिंदगी में इतने दुख, झगड़े और बेईमानियां क्यों हैं? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्या है आज के यक्ष प्रश्न? देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ। टाटा मांसा प्रेजेंट शास्त्रार्थ इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। शास्त्रार्थ के प्रस्तुतकर्ता है टाटा मांजा अग्रासपाट। प्रायोजक है हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन, हिताची, जुलिक्स और जीई। वेलकम बैक। आपके सवालों के आपके लीगल सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए लीगल एक्सपर्ट उदय भाविकर जी। उनके साथ हम यहाँ पर आपके सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं मुंबई से हमीद साहब। हमीद साहब पूछिए अपना सवाल। जी उदय जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई है। हाँ जी। पुरानी बिल्डिंग में मेरा फ्लैट था 3 बेडरूम हॉल किचन। बिल्कुल। और अभी ऑब्वियसली बढ़ के मुझे मिलेगा। तो सिंस आई एम हैविंग अ स्मॉल फैमिली, एक बेटा है एंड वाइफ हस्बैंड, हम लोग 3 जन रहते हैं। तो इस वजह से मैं उसको 2 स्प्लिट करना चाह रहा था उस फ्लैट को, एक 2 बेडरूम में और एक 1 बेडरूम करके। तो उसको अभी रेगुलराइज करने के लिए यानी किस तरह से क्या प्रोसेस है उसका और मैं कैसे कर सकता हूँ उसको? सवाल बड़ा अच्छा है। मुझे फ्यूचर में कोई तकलीफ ना है। सवाल बड़ा अच्छा है। बम्बई सिटी में ये भी सवाल है, मगर कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आपका प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है मगर प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, आईओडी नहीं आई है और आपका विकासक यानी बिल्डर मान जाता है और सोसाइटी भी मान जाती है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। नए बिल्डिंग में वो आपके एक फ्लैट के बदले में 2 फ्लैट के प्रावधान कर सकता है। अगर आज मानो आपका एक भी फ्लैट रखा और उसमें उसने एक दीवार डाल दी तो इंटरनल चेंजेस अलाउड है जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करते हैं, तो वो भी अलाउड है। तो आप बात कर लीजिए। जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी। बात यह है कि अभी हमारी प्रपोजल डिपार्टमेंट में जो प्लान गया था वो एक ही फ्लैट का गया था जी। ठीक है, लेकिन अभी जब बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उसमें हमने 2 फ्लैट कर दिए हैं। हाँ जी। तो अभी जो फाइनल प्लान बनेगा उसमें चेंजेस करके डाल सकते हैं ना? हाँ जी। ओसी के पहले जब आपको ओसी आएगी उसको प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाइड प्लान को सोसाइटी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी पहले अप्रूवल लेने के बाद में हम मॉडिफाई कर सकते हैं? एजीएम अप्रूव कर लेगी प्लान, क्योंकि आपके डेवलपमेंट में एग्रीमेंट में ये शर्त होगी और ये जरूरी है कि हर एक का कंसेंट कोई भी प्लान बिल्डर मॉडिफाई करे एक बार बनाने के बाद, तो ये जरूरी होता है कि हर एक का कंसेंट ले। बम्बई हाईकोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स है, तो ये जरूरी है कि आपको सोसाइटी का जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन ले लो, उसके बाद प्लान मॉडिफाई बिल्डर से म्यूनसिपालिटी से करवा लो ओसी के पहले। चलिए, तो अब यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपने उदय जी से काफी सारे सवाल जवाब कर लिए और अब आपकी समस्या का पूरा निराकरण हो गया होगा। अब हम एक ईमेल लेंगे जो कि आया इंदौर से। हरिंद्र यादव जी ने हमें भेजा है। पूछना चाहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 9 लाख का एक 1 BHK फ्लैट उन्होंने बुक किया है। रजिस्ट्री 2012 मार्च तक होगी। बिल्डर कह रहा है कि सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये सही है? यहाँ पर उल्टा सवाल है कि बिल्डर ही कह रहा है कि सर्विस टैक्स देना जरूरी नहीं है। पूछना चाहते हैं कि क्या वो ठीक कह रहा है? ऐसा है, कानून का प्रावधान तो यह है कि एग्रीमेंट अगर आपका 1 जुलाई 2010 के बाद रजिस्टर्ड है तो आपको 2.5% सर्विस टैक्स देना जरूरी है। ये सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की बिल्डर की जिम्मेवारी होती है, आपकी नहीं होती है, मगर कानून तो कानून है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2010 के बाद है तो 2.5% सर्विस टैक्स लागू होता है और वैट तो वैसे ही लागू होता है, तो आपको दोनों देना जरूरी है। अगर आपका एग्रीमेंट 2010 जुलाई 1 के बाद हो तो रजिस्ट्रेशन, उसके पहले है तो जरूर नहीं है सर्विस टैक्स देना। चलिए, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से ही सर्विस टैक्स देना है, नहीं तो नहीं। चलिए, तो आप हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं गौरव साहब। गौरव जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, एक्चुअली मेरे पास एक सूरत में प्रॉपर्टी है जिसमें अभी मैंने डॉक्यूमेंटेशन म्युनिसिपैलिटी में से निकाला है, तो एक्चुअली उसमें लिखा हुआ यह है कि जमीन
रिक्रिएशन जोन में आ रही है, तो उस पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन या वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये रिक्रिएशन जोन हटाना हो तो किस डिपार्टमेंट से और कौन सा अप्रूवल या कौन सी एनओसी चाहिए, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी जरूर, उदय जी क्या सलाह होगी इनकी? टाउन प्लानिंग के नियमों के मुताबिक, सूरत के टाउन प्लानिंग के नियमों के मुताबिक आपका जोन रिक्रिएशन जोन में रखा गया है। रिक्रिएशन का मतलब वहाँ क्लब हाउस आ सकता है, स्विमिंग पूल बन सकता है, क्रीड़ांगन बन सकता है, गार्डन बन सकता है, बगीचा बन सकता है, मगर वहाँ घर नहीं बन सकते। तो अगर ये सूरत टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि इसे डी रजिस्टर करो और रिक्रिएशन जोन को शिफ्ट कर दो या दूसरा कोई रिक्रिएशन जोन बना दो या इसको निकाल दो और उसको डी रजिस्टर करो, तो अगर इसे डी रजिस्टर किया जाए, रिक्रिएशन जोन नहीं कहा डिक्लेयर किया जाए, तो ही आप वहाँ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से ज़रूरी है कि हर टाउन में एक एक पैच बिल्डिंग में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि रिक्रिएशन जोन में वो चीज़ आ रही है कि नहीं और किस हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि अब आपका जो भी डाउट है उदय जी के जवाब के बाद वो क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को भी। उदय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी या तो प्रॉपर्टी निवेश या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवाल हैं तो आप हमें लिख सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपना नाम, पता और फोन नंबर हमें जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। तो इस हफ्ते के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।